तेरे को मैं समझा रहा हूँ। रोज दारू पी के लपका कहता है। अरे सर क्यों झगड़ा करते हो डेली की डेली दारू पी के? साहब 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 उधर उधर एक आदमी का पैर पड़ा है साहब। कहाँ? साहब उधर है। चलो किसने देखा था ये? सर इसने। साहब इधर मारामारी चल रही थी, वो देखने के लिए मैं इधर से आ रहा था तो ये पैर दिखा मेरे को। बूढ़े बूढ़े ये तो एक ही पैर है। मुझे लगता है इसके और बॉडी पार्ट ट्रैक के आसपास बिखरे होंगे। एक बार चेक करना पड़ेगा। 21 फरवरी 2014 को मुंबई पुलिस को बोरीवली और कांदीवली के बीच में एक आदमी का कटा हुआ पैर मिला। शरीर के बाकी हिस्सों की जांच पुलिस ने जी जान से शुरू कर दी। बोरीवली से विरार के अलग अलग स्टेशंस के बीच ट्रैक के पास शरीर के बाकी हिस्से मिले सिवाय सर के। जिसने भी ये कत्ल किया था उसने पूरी कोशिश की थी कि इस आदमी की शिनाख्त ना हो पाए और इसीलिए उसने उसके शरीर के टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंक दिए थे। पुलिस के लिए एक बिना चेहरे की लाश एक मुश्किल, एक पहेली हल करने के बराबर थी। आखिर कौन था यह आदमी जिसको इतनी बेरहमी से मारा गया था और क्यों? किस कदर उस इंसान को इससे नफरत रही होगी जिसने इसे मारा? या शायद वो दिमागी रूप से बीमार होगा। वो जो भी था बहुत शातिर था, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी और वो अपनी छानबीन में जुट गई। सर ये सभी टुकड़े एक ही बॉडी के हैं और इसकी मौत तकरीबन 2 से 3 दिन पहले हुई है। इसकी बॉडी से ऐसा कुछ मिला है जो हमें इसकी पहचान ढूंढने में मदद कर पाए? मिला है सर। इसके इस हाथ पर एक सर्जरी की गई है, एल्बो रिप्लेसमेंट सर्जरी, और उसके सीरियल नंबर से आपको ये पता चल सकता है कि ये सर्जरी कब परफॉर्म की गई थी, किसने कहाँ किस पर परफॉर्म की थी। क्या नंबर है उसका? सर नंबर है CKR 00114201। इंस्पेक्टर, ये जॉइंट सर्जरी 4 दिसंबर 2011 की है और पेशेंट का नाम है मिस्टर संतोष सातोस्कर। डॉक्टर क्या मुझे संतोष सातोस्कर का एड्रेस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, बस उसके लिए आपको रिसेप्शन जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ये किधर रखा है मैंने, लिख पाऊँ। भाई मिर्ची 200 रुपये किलो हो गई है, रोज चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? 200 रुपया हो गया, खाना तो पड़ता ही है ना। लेकिन जरा सब्जी देखना गा। आई जल्दी करना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। देख मुझे 2 ही हाथ है, समझा ना? 2 हाथों से जितना हो सकता है उतना जल्दी ही कर रही हूँ। आई सुनना। हाँ काय रे? ले ये चेक साइन करके दे। और सुन, वो अपने 3-4 कस्टमर्स है ना, उन्होंने डब्बा कैंसिल करने को बोला है। क्यों? तू रोज एक ही भाजी भेज देती है उनको। अरे दूधी खा के थक गए वो लोग। अभी तूने ही बताया ना मुझे मिर्ची का भाव क्या हो गया, 200 रुपया किलो। हम उनसे जितना पैसा ले रहे हैं ना उतने में यही परवड़ता है क्या? मेरे ताट में से उनको खाना खिलाऊं क्या? चल ले ले पकड़। आई सुन ना, मेरे पास ना बिजनेस के लिए मस्त आइडिया है। ये देख, तो बिजनेस का जो आइडिया है ना तेरे दिमाग से निकाल दे। अभी तेरी उम्र नहीं है, तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, समझा? कीर्ती याला डबे देत गा भरून। लगेचच काहीतरी डोक्यात शिरत राहतं। संभाल हमें एक आज तेरा खर्चे का। आई संभाल के जाना। चल चल चल, बहुत काम। क्या ये संतोष सातोस्कर का घर है? आई क्या रे? जा तू चिंता मत कर, कॉलेज को देर हो रही है ना तेरे को। जा। हाँ आपके लिए एक बुरी खबर है। हमें संतोष सातोस्कर की लाश मिली। क्या सब? लेकिन
उनको मर के अभी 1 साल हो गया है। क्या? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है बोर्डे कि एक आदमी 2 बार मरे? आपने रिप्लेसमेंट नंबर तो ठीक से दिया था ना? हो सकता है कि रिप्लेसमेंट नंबर की वजह से ये गलत जानकारी मिली हो। फिर से एक बार चेक करो। डॉक्टर चौहान, ये संतोष सातोष सर की सर्जरी किसने और कब की थी? इनकी सर्जरी मैंने की थी, लेकिन काफ़ी टाइम बीत गया इसलिए कुछ क्लियरली याद नहीं है। सर मुझे लगता है ये सातोस्कर फैमिली झूठ बोल रही है। सर ये कैसे मुमकिन है कि संतोष सातोस्कर 1 साल पहले मरा है और हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 15 दिन पहले फिर से मर गया? ये संतोष सातोस्कर का सर मिलता तो पहचान आसानी से हो जाती, लेकिन बोर्डे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ये सातोस्कर फैमिली का झूठ पकड़ने के लिए, ताकि ये साबित हो सके कि लाश वाकई संतोष सातोस्कर की ही है। एक काम करो बोर्डे। आपके पिताजी क्या काम करते थे? साहब वो वाटर प्रूफिंग का काम करते थे और उन्हें काम की वजह से बहुत घूमना पड़ता था। उस दिन भी वो शहर के बाहर काम से गए हुए थे, रात को आने वाले थे कि हाँ मैं ही अथर्व बोल रहा हूँ। अरे क्या हुआ? अरे टीवी क्यों बंद कर दिया? अरे मेरा फेवरेट प्रोग्राम चल रहा था ना। आई क्या? बाबा की ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। क्या? और 2 दिन बाद में हमें उनकी लाश मिली और यही पास में शमशान में हमने उनका अंतिम संस्कार किया साहब। ये तुम्हें कैसे पता चला कि वो लाश तुम्हारे पिताजी यानी संतोष सातोस्कर की ही है? साहब लाश बहुत ज़्यादा जल चुकी थी। रेलवे ने बर्थ के रिकॉर्ड से सबकी पहचान की थी और बाबा की सीट पे ही उनकी लाश मिली थी। तुम्हारे पास उनका डेथ सर्टिफिकेट तो होगा ही ना? जी हाँ साहब। उसकी एक कॉपी और संतोष सातोस्कर का एक फोटो हमें चाहिए। लाता हूँ साहब। साहब मैंने आपको पहले ही बताया ना, उनको गए हुए 1 साल हो गया अभी, और अभी आज आप पूछताछ कर रहे हैं। वो तो मैंने पिछली बार भी सुना था। क्या जमाना आ गया, गड़े हुए मुर्दों की भी छानबीन करती है पुलिस आजकल। लीजिए साहब, ये उनका फोटो और ये। लगी तो नहीं? नहीं साहब। रिका में ये अथर्व के सिर का बाल है, डीएनए टेस्ट के लिए भेज देना। पिछले साल ही संतोष की मौत हुई ट्रेन एक्सीडेंट में। साहब बड़ी हिम्मत वाली औरत है अलका। आदमी के जाने के बाद बड़ी मेहनत से डब्बे का बिजनेस जमाया उसने। अभी देखो ना, आजू बाजू में जितनी भी कंपनी है, ऑफिस है, उधर इसी का डिब्बा जाता है। मालूम नहीं इंश्योरेंस का कितना पैसा मिला है, मगर इतना मालूम है कि इंश्योरेंस का मोटा पैसा मिला है। पैसा तो साहब झगड़ा भी खड़ा करता है ना। रोज दोनों भाइयों में इंश्योरेंस के पैसे की वजह से झगड़ा होता था, मारामारी होती थी। एक दिन तो अलका जी को बीच बचाव करना पड़ा। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। और कितने दिन शुरू में कि डब्बे वाली क्या औला दूं? किधर से लाऊं हिस्सा? पैसा होगा तो होगा ना हिस्सा। ये शेरनी मत लगा तू। इंश्योरेंस के पैसे में मेरा भी हक है, मुझे भी अपना बिजनेस खड़ा करना है। बोलना पैसा नहीं है, समझता नहीं तेरे को? जा ले ले जिसके पास बड़ा हिस्सा। मुझे पता है सारा पैसा तू ही हड़पना चाहता है। बताऊं तुझको मैं? तू मत बता मेरे को। ए अथर्वा, क्या रे? अरे क्या चल रहा है? कुछ शर्म है तुझे? बड़ा भाई होके छोटे पे हाथ उठाता है। तू जा, उसको लेके जा अंदर। अरे जा तू रे। तुझे इतना जल्दी बड़ा होने का है? किसी ने कुछ बोला क्या तुझे? तो तू इतना क्या है? आप लोगों का क्या है? किसी के घर में कुछ हो जाए तो आ गए अपने झांकने। जाओ जाओ, यहाँ क्या सर्कस चालू है क्या? सर हमने रेलवे में और पड़ोसियों से पूछताछ की तो यही बात पता चली कि वाकई में संतोष सातोस्कर 1 साल पहले ही गुजर चुका है। डेथ सर्टिफिकेट भी झूठा नहीं है। और एक बात पता चली है सर,
संतोष सातोस्कर का 25 लाख का इंश्योरेंस था जो क्लेम में उसके फैमिली को मिला और रेलवे की तरफ से एडिशनल 5 लाख रुपए भी मिले। इन्हीं 30 लाख रुपए की वजह से उसके बेटों में काफी झगड़ा हुआ करता था। इसके अलावा किसी के ऊपर शक करने की कोई वजह नहीं है। नहीं, लेकिन बोर्डे, इंश्योरेंस का पैसा मिलना या उसके लिए झगड़ा होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसके लिए हम किसी को उठा सके या फिर सस्पेक्ट बना सके। और अभी तक ये भी साबित नहीं हुआ है कि वो लाश वाकई में संतोष सातोस्कर की ही है। सर आरनाला बीच पे एक आदमी का कटा हुआ सर मिला है। ये सर इसी बॉडी का है जिसके टुकड़े आपको मिले हैं और इसके सर को बार बार जोर जोर से पटक पटक कर इसे मारा गया है और मारने के तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद इसके टुकड़े किए गए हैं, वो भी किसी तेज धारीदार चीज से। अगर वो डेड बॉडी संतोष सातोस्कर की ही थी तो वो 1 साल पहले कैसे मर चुका था? और अगर नहीं तो ये आदमी कौन था? संतोष सातोस्कर के घर वालों पड़ोसियों से की गई पूछताछ को, डेथ सर्टिफिकेट को झुटलाया नहीं जा सकता था। पुलिस की अब सारी उम्मीदें टिकी थीं अथर्वा और डेड बॉडी की डीएनए रिपोर्ट पर, जो अगर उनके हक में आ जाती तो पुलिस की कई मुश्किलें आसान हो सकती थी और वो पुलिस तहकीकात को एक दिशा दे सकती थी। सर डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है और डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक अथर्वा के डीएनए और डेड बॉडी के डीएनए मैच कर रहे हैं। मतलब लाश संतोष सातोस्कर की ही है। फिर वही बात, एक आदमी 2 बार कैसे मर सकता है? और एक बात पता चली है सर संतोष सातोस्कर की जो फोटो हमने महाराष्ट्र के सारे पुलिस स्टेशन में मेल करवाई थी, उसका नासिक पुलिस स्टेशन से रिप्लाई आया। उनका कहना है कि सेम इसी शक्ल के आदमी की मिसिंग कंप्लेंट वहां पर दर्ज है, लेकिन उसका नाम संतोष सातोस्कर नहीं है, ललित गायतोंडे है। उसी शक्ल का आदमी नासिक में भी था। बोर्डे, कंप्लेंट करने वाले को जल्द से जल्द लाश की शिनाख्त के लिए बुलवा लो। इस केस के तार एक नहीं, शायद कई जगह बिखरे हैं। ओके सर। साहब, ललित मेरे पति थे। शादी कब हुई थी आप दोनों की? 11 मार्च 2013 को हमने शादी की थी। आप दोनों की पहली बार मुलाकात कब हुई थी? कुछ 1.5 साल पहले। ललित किसी काम के लिए नासिक आए थे तब। इनको मर के अभी 1 साल हो गया है। हम रोज एक दूसरे से मिलने लगे और फिर पता ही नहीं चला कि कब फिर हमने शादी कर ली। मुझे डर था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। मालूम था मतलब? साहब, वो मेरे पहले पति है ना, वो ललित को धमकी देते थे, मार डालेंगे, सबक सिखाएंगे। क्यों मार डालेगा? किस लिए सबक सिखाएगा? साहब, वो ललित से बहुत जलते थे, चिढ़ते थे उनसे, रोज आके ललित के साथ झगड़ा करते थे, झूठा धोखेबाज कहते थे उन्हें। ए भाई आया। ललित, अरे गायतोंडे, हाँ पूरा नाम है ना ललित गायतोंडे। अरे क्या हो? देख, तुम ना कावेरी को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं समझा ना? अरे मुझे पता है तू कितना मक्कार आदमी है। ये देख, अभी भी वक्त है, यहाँ से निकल जाओ वरना ना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझ में कि नहीं बात? दुष्यंत, छोड़ो मुझे। छोड़ो उन्हें, दुष्यंत। कावेरी, तुम्हें पता नहीं है कितना फ्रॉड आदमी है वो जैसे भी है मुझे चलेंगे। तुम निकल जाओ यहाँ से। अरे लेकिन तुम बख्श दो हमें, निकल जाओ। चल निकलो। कावेरी, बहुत ज्यादा पट्टी बढ़ाई है ना इसको। अब देख, तेरी सारी चर्बी मैं उतारूंगा, देख लेना तू। तुमने उसकी पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? साहब, ललित बहुत शरीफ आदमी थे,
वो घर का झगड़ा पुलिस में नहीं ले जाना चाहते थे और उनके रियल एस्टेट के काम में भी कुछ टेंशन चल रही थी। उनका बाहर गांव आना जाना लगा रहता था। फिर कुछ दिनों बाद मेरी माँ बीमार पड़ गई। उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। उसकी भी बहुत टेंशन थी। इस बार ललित मेरी माँ के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने ही बाहर निकले थे। मुझे पक्का यकीन है साहब, दुष्यंत ने ही कुछ किया होगा और वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। रियल एस्टेट के काम के लिए वो शहर से बाहर क्यों जाता था और कितना कमा लेता था? सब पैसे का कुछ पक्का नहीं था। शुरू में तो लाखों कमा लेता था, लेकिन फिर काम कम हो गया तो लाखों से 1000 पे आ गया। ललित का काम ठीक नहीं चल रहा था। ललित को बहुत टेंशन थी। ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन हो सकता है आपको वापस आना पड़े। पवार मैडम, लेके जाइए इन्हें। इनके और दुष्यंत के फोन नंबर्स, बैंक डिटेल्स सब ले लो। एक आदमी जो 1 साल पहले मर चुका है, नासिक में कावेरी के साथ 1 साल से रह रहा था। फिर पुलिस को उसकी लाश टुकड़ों में मिलती है, जिसे कुछ 15 दिन पहले मारा गया है। एक आदमी जिसकी 2 बीवियां, 25 लाख की इंश्योरेंस की रकम, दूसरी बीवी का पहला पति जो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोर्डे, इस केस में कुछ नहीं, बहुत कुछ खुलना बाकी है। एक काम करो, तुम यहां रहकर संतोष सातोस्कर की असलियत पता करो और मैं नासिक जाकर दुष्यंत और ललित की खबर निकालता हूं। ये दुकान आपकी है? जी हाँ सर। क्या किया था ललित ने? सर वो ललित एक नंबर का फ्रॉड और झूठा आदमी था। उसने मेरा घर तोड़ा, मेरी शादी तोड़ी और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात का है कि उसने कावेरी को मुझसे छीना। लेकिन सर उसके लिए मैं उसकी जान नहीं ले सकता सर। तुम कैसे कह सकते हो कि वो झूठा और फ्रॉड था? सर देखिए ना, अभी वो अपने आप को स्टेट एजेंट कहलाता, लेकिन ये एरिया में उसके नाम पे एक भी एग्रीमेंट नहीं है। यहाँ तक कि उसके नाम पे रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है। वो जो मोबाइल यूज करता था वो भी मेरी बीवी के नाम पे था सर, कावेरी की। और उसने कावेरी को अपने पिछली जिंदगी के बारे में, परिवार के बारे में कभी कुछ पता नहीं लगने दी। मुझे तो पूरा डाउट था सर उसका कोई ना कोई लफड़ा जरूर है। जैन सर, हमारा शक सही निकला। संतोष ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए अपने मरने का झूठ मूठ नाटक किया और जैसे ही इंश्योरेंस के पैसे हाथ लगे उसके एक ही हफ्ते में उसने कावेरी के साथ शादी की। और कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक कावेरी और अथर्व में कई बार फोन पर बात हुई है। संतोष गायब होने के 2 दिन पहले भी। बोर्डे, तुमने सातोस्कर परिवार और कावेरी के अकाउंट डिटेल्स वगैरह चेक किए? कुछ हाथ लगा वहां से? यस सर, अभी ये इत्तेफाक है या प्लानिंग, ये तो पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि गए साल 14 मई को अथर्व ने अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले और ललित ने 15 मई को कावेरी के नासिक वाले अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा किए। और ये इत्तेफाक कई बार हुआ है सर। फिर तो पूरे चांसेस है कि ये इत्तेफाक नहीं, प्लानिंग हो। बोर्डे, तुमने कावेरी से अथर्व के कॉल के बारे में पूछताछ की? यस सर। इस नंबर को पहचानती हो? तुम्हारे मोबाइल से इस नंबर पर कई बार फोन किया गया है। ये नंबर अथर्व सातोस्कर का ही है ना? नहीं साहब, मैं इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानती और इस नंबर पर मैंने कभी फोन नहीं किया। ये अथर्व का कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस कत्ल के साथ। एक काम करो, अथर्व को पुलिस स्टेशन की सैर करवाने के लिए बुलाओ। यस सर। देखो, हमारे पास सबूत है कि तुम्हें पता था कि संतोष जिंदा है, बल्कि तुम्हारी उससे बात भी होती थी। इंश्योरेंस का पैसा भी इधर उधर हुआ है। अब बिना चालाकी किए सब कुछ अपने मुंह से बता दे, क्योंकि अगर हम उगालेंगे तो तेरी ये चालाकी और शराफत धरी के धरी रह जाएगी। फ्रॉड तो तुम कर ही चुके हो, फिर अपने बाप को क्यों मारा? साहब मैंने अपने बाबा को नहीं मारा और मैं अपने बाबा को क्यों मारूंगा साहब? बल्कि मरने के बाद इंश्योरेंस का पैसा लेने का आइडिया भी उन्हीं का ही था साहब। हमको भी मालूम है कि ये समय नहीं है बात करने का, पर क्या करें, पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। धंधा धंधे की जगह है,
मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कुछ समय और दे दीजिए, हम लोग आपका पैसा चुका देंगे साहब। बाबा की मौत को अभी कुछ ही वक्त हुआ था, सब लोग अभी सदमे में ही थे कि मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो हेलो, मेरे पास एक खबर है तुम्हारे बाबा के बारे में। बाबा, बाबा आप जिंदा हैं? तो फिर वो कौन था जिसे हमने? जिसका तुमने अपना बाबा समझ के अंतिम संस्कार कर दिया था, वो आदमी था जिसको मैंने अपनी टिकट दे दी। मेरा मुंबई आना कैंसिल हो गया, लेकिन उसको किसी भी हालत में मुंबई पहुंचना था, इसलिए वो मेरी बर्थ पे जाके सो गया। बाबा अगर आप जिंदा थे तो फिर घर पे क्यों नहीं आए? देखो बेटा, मेरे मर जाने में ही सबका फायदा है। पेपर्स में तो मैं वैसे भी मर चुका हूं। अथर्वा बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। देखो, मैंने अपनी 25 लाख की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी निकलवाई थी। अलका और तुम दोनों जाके उस पर क्लेम करो और हम दोनों वो पैसा आधा आधा बांट लेंगे। देखो बेटा, तुमको वैसे भी बिजनेस ही करना था, तो तुम लोगों का उधार चुका के अपना बिजनेस करो और मुझे अपनी नई जिंदगी में खुशी से रहने दो। बाबा लेकिन देखो बेटा, अब मैं वैसे भी अलका की जिंदगी में वापस लौट के कभी नहीं आऊंगा। साहब, मुझे बाबा की बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाबा किसी भी हालत में वापस लौटने को तैयार नहीं थे, और फिर मुझे भी बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत थी। बस इसी लालच में मैंने बाबा को हाँ कर दिया। आई बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। कभी कभी तो लगता था कि उन्हें सच बता दूं कि बाबा जिंदा है, मगर मेरे लालच ने मुझे हमेशा रोक लिया। और फिर मैंने हर महीने आई से चेक पे साइन करवाना शुरू कर दिए और बाबा को उनको हिस्सा देता रहा। आई, वो मैं क्या कहता ना कि इंश्योरेंस का पैसा तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है, तो बाबा को जिन लोगों को पैसा देने का ना, हम उनको पैसा दे के नक्की करते हैं, वरना बाबा के जाने के बाद भी लोग उन्हें गालियाँ और ताना देंगे। चल आता हूँ आई। अपना हिस्सा लेने के बाद बाबा का कुछ पता नहीं था, और पिछले कुछ महीनों से बाबा फिर से पैसे मांगने लगे, बल्कि पिछले महीने से तो हर दूसरे तीसरे दिन पैसे की डिमांड करने लगे। अब आप ही बताइए मैं कहाँ से लाता इतने पैसे? इसलिए मुझे बाबा को साफ बोलना ही पड़ा। बाबा, 12 लाख से ज्यादा दे चुका हूं अब तक आपको, कहां से लाऊं रोज पैसा? अभी 3 दिन पहले ही आपको पैसा दिया था, और ये क्या है कि हर दूसरे तीसरे दिन आप मुंबई आ जाते हैं? किसी ने देख लिया ना तो जेल की हवा खाना। फिर मुझे मत सिखा जेल की हवा। अगर मैं जेल गया ना तो साथ में तू भी जाएगा, क्योंकि तू मेरा इंश्योरेंस का पैसा खा के बैठा है, समझा? जेल की हवा। एक और बात, मुझे अभी के अभी 50,000 चाहिए अर्जेंट। मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक पैसा नहीं मिलेगा। अब तुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं नहीं जानता, मुझे पैसा चाहिए अभी अभी, बस। ठीक है, फिर मुझे 1 रात की मोहलत दीजिए। बड़ी रकम है, जमा करने में टाइम लगेगा, तब तक आप हमारे गोडाउन में रहिए। 1 रात मतलब सिर्फ 1 रात, याद रखना। मैं बहुत डर गया था साहब। अगले दिन ही मैंने आई से चेक पे साइन करवाए, बैंक जाके पैसा निकाला और गोडाउन पहुंच गया। बाबा,
मुझे बाबा के लिए बहुत डर लगा था साहब, और ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। इतना सारा खून कहाँ से आया, क्यों आया, और बाबा कहाँ चले गए साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुमने तुम्हारे बाप का कत्ल किया है या नहीं, इस बात का पता हम लगा ही लेंगे, लेकिन तुमने उसके साथ मिलकर जो फ्रॉड किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। चल अब ये बता कि तेरा गोडाउन कहाँ पे है? घोड़े, संतोष ने जिस पैसे के लिए अपने बेटे के साथ मिलकर इतनी बड़ी प्लानिंग की, हो सकता है कि उसी पैसे के लिए फैमिली के और लोग भी इस प्लानिंग में शामिल हों। सब पे नज़र रखो। कातिल का अब तक तो कोई सुराग मिला नहीं है, लेकिन उम्मीद है जल्द से जल्द वो हाथ आएगा। अच्छा, तुमने कत्ल के वक्त अथर्व की फ़ोन लोकेशन चेक की? हाँ सर, उसकी फ़ोन लोकेशन घर की ही दिखाई दे रही है। बाकी घर वालों को भी चेक करो। यस सर। अथर्वा के बयान और बैंक डिटेल्स की माने तो ये सारा खेल इंश्योरेंस के पैसों के लिए खेला गया था, और एक आदमी जो मर चुका था उसे फिर से मारा गया था। यह साबित हो गया था कि गोडाउन में मिला खून संतोष का ही था, और खून जिस मात्रा में मिला था उससे यह भी साबित हो रहा था कि संतोष को वहीं मारकर उसके टुकड़े किए गए थे। संतोष उर्फ ललित का कातिल कौन था इसका पता नहीं लग पाया था, पर उसका पूरा परिवार पुलिस के शक के घेरे में था। आखिर कौन था उसका कातिल? पुलिस के शक की सुई अथर्वा, दुष्यंत और कावेरी पर थी, लेकिन कोई और भी था जो अब तक पुलिस की आंखों से ओझल था, और संतोष के कत्ल के लिए उसके पास मकसद भी था। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक संतोष की मौत दीवार पर बार बार सर पटकने से हुई है, और मुझे लगता है कि यह कत्ल अथर्व ने किया होगा, क्योंकि जो बेटा अपने बाप के इंश्योरेंस के पैसे खा सकता है वो उसकी मौत साबित करने के लिए उसे मार भी सकता है। बोर्डे, संतोष को मारने का मकसद सिर्फ अथर्व के पास ही नहीं, कावेरी और दुष्यंत के पास भी है। हो सकता है कि कावेरी को इस बात का पता चल गया हो कि संतोष ही ललित है, या फिर दुष्यंत ने अपना घर टूटने का बदला लेने के लिए उसे मारा हो। बोड़े, एक और नाम है जिसके पास संतोष को मारने का मकसद हो सकता है। किसका? कौन सा नाम सर? संतोष की पहली पत्नी अलका। बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि इस केस में पहले से ही उसका रवैया कुछ अलग है, और गोडाउन में हमें जो टूटी हुई लाल चूड़ी मिली थी, ठीक वैसे ही चूड़ी तफ्तीश के दरमियान मैंने उसके हाथ में देखी। गड़े हुए मुर्दों की भी छानबीन करती है पुलिस आजकल। बोड़े, अलका को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाओ। शायद यही वो कड़ी है जिसे आज तक हमने जोड़ कर कभी देखा ही नहीं है। ओके सर। सर, ये वही रजिस्ट्रेशन की फाइल है, इसके अंदर। सर, अलका मैडम को लेके आए। काफी मजबूती से बांध रखा है तुमने अपने घर परिवार को। देखकर लगता है कि तुम पर कभी किसी बात का असर होता ही नहीं होगा। क्यों नहीं होता है ना सर? ये मजबूती है या दुख? दुख इस बात का कि जिस इंसान की विधवा बनकर तुम जी रही हो वो 20 दिनों पहले तक जिंदा था, एक दूसरी औरत के साथ रह रहा था। इस बात का तुम्हें पता चल गया। पता चलते ही तुम्हारा यह दुख इस कदर गुस्से और बदले की भावना में बदल गया कि तुमने उसे सचमुच ही मार डाला। एक झूठ मूठ की विधवा से सचमुच की विधवा बनना तुमने मंजूर कर लिया। बोलो, सही है ना? इसी वजह से मारा ना तुमने उसको, या कोई और वजह थी? हाँ, इसी वजह से मारा उनको। उसकी झूठी मौत का सच्चा नाटक तुम्हें कैसे पता चला? अभी कुछ दिन पहले ही, जब वो ले इधर साइन कर। आई, चेक साइन करने से पहले भाव को पूछ तो सही, हर दूसरे दिन किस बात का चेक साइन करवाता है तुझसे? हाँ रे अथर्वा, मैं भी तुझे वही पूछने वाली थी। परसों ही तूने एक चेक साइन करवाया था ना, इतना किसका पैसा देने का है रे? आई, इसने तुझसे कहा, तूने मुझसे पूछ लिया। विश्वास नहीं तुझे अपने बेटे पे? अरे अभी देर हो रही है, आके बताता हूँ तुझे। अथर्व ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया,
तभी मुझे उस पर शक हुआ। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। उनको जिंदा देख के मुझे जो खुशी होनी चाहिए थी, वो खुशी एक पल में खो गई। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको मेरी जरूरत नहीं है, उनको तो इंश्योरेंस के पैसों की जरूरत थी। और फिर मैंने ठान ली कि इनको मैं सबक सिखाऊंगी। घर पे आके मैंने सब लोगों को झूठ बोला कि मेरी एक सहेली है, वो बीमार है, इसके लिए उसके गांव जा रही हूं करके। मैंने उनका पीछा किया नासिक तक। वहां जाके देखा तो वो किसी और औरत के साथ रहते हैं। मतलब मुझे छोड़ के जाने में उनकी कोई मजबूरी नहीं थी। उसके बाद मैंने अथर्व के चेक साइन करवाने का इंतजार किया। 2 ही दिन में उसने मेरे से चेक साइन करवाया। मैं समझ गई कि वो आ गए हैं, और आए हैं तो गोडाउन में रुकेंगे। इसके लिए अथर्व के जाने के पहले ही मैं वहां गोडाउन में पहुंच गई। जैसे ही अथर्व वहां से निकल गया, मैं अंदर गई तो वो बहुत हैरान हो गए मुझे वहां देखकर। मैंने उनके साथ बात करने की कोशिश की। मैं बात कर रही थी लेकिन वो कुछ सुनना नहीं चाहते थे। फिर हमारी बात बहस तक पहुंची, हमारा झगड़ा शुरू हुआ और मैं गुस्से से बहुत पागल हो गई थी। मैंने गुस्से में आकर फिर उनको मारा, उनको मैंने काट दिया और फिर उनके टुकड़े करके मैंने फेंक दिए। कैसे मारा तुमने उसको? मतलब किस चीज से मारा? वही गोडाउन में एक ऐसा डंडा पड़ा हुआ था, मैंने उससे मारा। और टुकड़े कहाँ फेंके? रेल की पटरी पे। बोले ये औरत झूठ बोल रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहता है कि मौत किस वजह से हुई थी? दीवार पर बार बार सर पटकने की वजह से। और ये औरत कह रही है कि सर पे डंडा मारने की वजह से मौत हुई है। इंसान के टुकड़े करने के लिए चाकू नहीं, चॉपर चाहिए, और साथ में ताकत भी। अब चाहे जितने टुकड़े करने के बाद डेड बॉडी का कुछ तो वजन होता ही है ना। इस औरत ने अकेले कैसे मैनेज किया होगा ये सब, और वो भी 10 स्टेशन के बीच फेंकने के लिए? झूठ बोल रही है ये, किसी को बचाने के लिए। घोड़े काम करो, ये अलका के घर के आसपास वाले मटन वाले दुकानों में पूछताछ करो कि किसी ने 19 फरवरी को उनके दुकान में से कोई चॉपर भाड़े से लिया है या खरीदा है, या दोस्ती खाते में उठाया है क्या। ओके सर। कहाँ घर जा रहा है? हाँ। चल तुझे तेरे असली घर पर लेकर चलते हैं। देखा मैं क्या आला। ठीक से पहचानो, ये वही था ना जिसने तुमसे चॉपर खरीदा था? हाँ साहब, ये वही है साहब। चल बिना घुमाए फिराए सीधे सीधे अपने मुंह से बोल,
क्यों मारा अपने बाप को? क्योंकि उन्होंने मेरे आई को धोखा दिया। मैंने अपने आई को देखा है रात रात भर बाबा के यादों में रोते हुए। तुझे पता कैसे चला कि वो जिंदा है? उस दिन मेरे दोस्त के घर में पार्टी थी, बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, खाना खाने के लिए बर्तन चाहिए थे, इसलिए मैं गोडाउन में गया बर्तन लाने के लिए। तब मैंने वहाँ पे बाबा को देखा। मैंने उनको देखा तो पहले मैं खुश हुआ, बाद में वो मुझे कुछ और ही समझाने लगे। हमें बेटा देखो, मेरी बात सुनो। अब तुमको पैसा चाहिए ना, मैं दूंगा ना, बहुत पैसा दूंगा, पर किसी को ये मत बोलना कि मैं जिंदा हूँ, अपनी आई को भी नहीं। देख बेटा, मैं एक दूसरी जिंदगी जी रहा हूँ बड़ी शांति से, और मैं उधर बहुत खुश हूँ। मगर मेरी आई खुश नहीं है ना, आपने मेरी आई को धोखा दिया, क्यों? जब उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने दूसरी शादी की है और आई को छोड़ के वो वहाँ बहुत खुश है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरी आई को विधवा बना के तूने दूसरी शादी कर ली। अरे तेरे लिए मेरी आई रात रात भर चुप चुप कर रोती है, और तू दूसरी औरत के साथ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मैंने ये सब घर जाके अपने आई को बताया। आई ने मुझे समझा के शांत किया और हम गोडाउन चले गए। आई देख मेरे हाथ से क्या हुआ। आई जानबूझ के नहीं किया मैंने। आई इसने तुझे धोखा दिया, ये सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया। आई इसलिए गलती से हो गया। आई सुन सुन सुन, तेरा बाप तो मेरे लिए 1 साल पहले ही मर चुका है, तो डर मत, मैं आई हूँ ना तेरी। हाँ, हम एक काम करेंगे, तो डर मत, हम इनकी लाश का कुछ ठिकाना लगा देंगे, इनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। अगर तुझे किसी ने भी कुछ पूछा ना तो मैं संभाल लूंगी, समझा ना? ये आदमी के वास्ते मैं मेरा घर टूटने नहीं दूंगी। तू 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 फिक्र मत कर, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगी तुझे। हाँ, सब संभाल लूंगी। मैंने अपने एरिया के मटन वाले से मटन काटने का चॉपर लिया और मैं और आई गोडाउन में गए। वहाँ मैंने बाबा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दूसरे दिन मैंने वो टुकड़े ट्रेन में से अलग अलग जगह पे फेंक दिए। मैंने अपना फोन घर पे ही रखा था ताकि किसी को मेरे ऊपर शक न हो जाए। पैसे की चमक और उसका मोह इंसान को ऐसी गिरफ्त में ले लेता है कि उसे अपने रिश्ते, अपना परिवार तक दिखना बंद हो जाता है, और जो दिखता है उसे वो अनदेखा कर देता है। संतोष सातोस्कर और अथर्वा के साथ भी यही हुआ था। संतोष ने अपनी मौत का झूठ किसी मजबूरी में आकर नहीं बोला था, बस उस 25 लाख ने उसकी अकल पर पत्थर डाल दिए थे और उसकी जान भी ले ली, क्योंकि संतोष ने पैसे का मोह नहीं छोड़ा और अपने ही बेटे अमय को कातिल और अपनी पत्नी अलका को अपराधी और जीते जी एक विधवा की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया। और दूसरे तरफ थी कावेरी, जो एक नरक से निकलकर एक झूठे मक्कार आदमी के साथ हंसी खुशी जिंदगी जीने के सपने देख रही थी। उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि यह आदमी कौन है, कहां से आया है, जिसकी उसको सजा भी मिली। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आसान लगे वो आसान हो, सही हो। इंसान को जरूरत है अपने आप को भटकने से बचाने की, जिसकी लापरवाही अथर्वा ने बरती थी। अगर अथर्वा संतोष का सच अपने घर में बता देता तो इतने हादसे, इतनी जिंदगियां बर्बाद होने से बच सकती थी। पैसा जो आपकी मेहनत, आपके हक का ना हो, वो जिस रास्ते आता है उस रास्ते जाता भी है। अथर्वा को संतोष के साथ मिलकर फ्रॉड करने के लिए, अमय को संतोष के कत्ल के लिए और सबूत मिटाने के लिए, और अलका को भी सबूत मिटाने के लिए सजा हुई। आज क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड में मेरा साथ दिया जानी मानी अभिनेत्री राधिका आप्टे ने। तो राधिका, आप क्राइम पेट्रोल के दर्शकों को अपनी फिल्म फोबिया के बारे में और अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। जरूर। 27 मई को मेरी फिल्म फोबिया रिलीज हो रही है, जो कहानी है महक की। आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास से भरपूर महक के साथ एक हादसा हो जाता है। वो हादसा उसके दिमाग पर इतनी गहरी चोट कर देता है कि वो हादसे के बाद वो घर में और घर के बाहर असुरक्षित महसूस करती है। वो डरती है घर में
और घर के बाहर भी। फोबिया का मूल आधार लड़कियों की असुरक्षा और उनके साथ होने वाले हादसे हैं। ये हादसे उनके व्यक्तित्व और जिंदगी को हिला कर रख देते हैं। क्या है महक का डर और क्या सच है उसके डर के पीछे, ये सारे राज तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी फिल्म फोबिया बहुत पसंद आएगी। आई एम श्योर सभी दर्शकों को आपकी ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। तो राधिका, क्राइम पेट्रोल के सभी दर्शकों की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपकी फिल्म के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी फिल्म हर स्तर पर सराही जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। If you want to enjoy more Desi crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us